तो इस चैप्टर में जो भी सारी चीजें बची हैं सिलेबस के रिडक्शन के बाद वो हम शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। सामने आप स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल देख रहे हो। इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम बिल्कुल बेसिक वे में सोचते हैं, जो आपने 11th में +1 में पढ़ा था, शुरू में ही जो दो ग्रुप होते हैं ये एस ब्लॉक बोले जाते हैं। इसके बाद में बिल्कुल लास्ट वाला जो 6 ग्रुप का पार्ट होता है इनको पी ब्लॉक बोला जाता है। और जो ये इन बिटवीन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एस एंड पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं यहां से, और बिल्कुल 10 ग्रुप अगर हम आखिरी तक मिला दें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर यहां पर और यहां पर 14 एलिमेंट निकाल करके अलग रखे गए हैं। ये लेंथेनम से लेकर और लास्ट तक ल्यूटीशियम तक, यहां पीरियड नंबर 6 से ट्रांजिशन एलिमेंट की शुरुआत से ये 14 एलिमेंट उठा करके अलग रख दिए गए हैं। पीरियड नंबर 7 में ये 14 एलिमेंट उठा करके एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट अलग निकाल करके रख दिए गए हैं। इन 14 + 14 एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कहीं छुपे हुए रखे हैं ये। अब उनको अलग निकाल करके रखने का क्या मकसद है, इनको यहीं बीच में क्यों नहीं रख दिया? इनको बीच में रख देने से ही इनका सब ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप एंड पीरियड ये डिस्टर्ब हो जाता। तो 14 एलिमेंट + 14 एलिमेंट लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज के ये ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं तो साथ ही, लेकिन इनको 4f एंड 5f सीरीज अलग निकाल करके रखा गया है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें हम बुलाते हैं नाम। तो हमारा जो सिलेबस है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इंक्लूडिंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों को पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना है। तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट को एस एंड पी के ये बिल्कुल बीच में है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ये 14 + 14 एलिमेंट निकाल करके रखे हुए हैं। ये है मेन अभी सिलेबस हमारा। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में ये एलिमेंट रखे गए हैं। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उसमें दो ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है। ये एस ब्लॉक में दो ग्रुप रखे गए हैं अलग से। जो पी ब्लॉक है उसमें 6 ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ये 14 आ जाएगा ग्रुप कार्बन वाला, 15 आ जाएगा, 16 ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, 17 आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन वाला, एंड 18 ग्रुप ये लास्ट में आ गया। ये 6 ग्रुप्स रखे गए हैं लास्ट में, और बीच में 10 ग्रुप रखे गए हैं। 1 2 के बाद ये 3 ग्रुप, थर्ड ग्रुप स्कैंडियम ग्रुप, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, 3 4 5 6 7 ग्रुप है, 8 ग्रुप है, 9 ग्रुप है, 10 ग्रुप है, 11 ग्रुप है, 12 ग्रुप है। अब शुरुआत 3 से की है ना, तो 10 ग्रुप का 12 ग्रुप तक आएगा। ये पुराना पैटर्न है जिसमें 8 Fe कोबाल्ट निकल को हमने सिर्फ 8 ग्रुप बोला है।
ये पुराना पैटर्न है, मेंडलीफ वाला पैटर्न है। ये हम जो कर रहे हैं वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। जब इतने सारे एलिमेंट एक साथ ये रखे गए हैं तब हम इन्हें बोलते हैं ब्लॉक है ये पूरा। अब ब्लॉक में ये डी ब्लॉक हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन का मतलब स्कैंडियम का अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो 21वां इलेक्ट्रॉन, जिंक का अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो 30वां इलेक्ट्रॉन, 30th इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी शेल के पहले शेल में डी सब शेल में एंटर करता है। जैसे कि अगर 21वें इलेक्ट्रॉन की आप बात करते हो, स्कैंडियम का 21वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? n-1 के डी सब शेल में, यहां 21वां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। टाइटेनियम का 22वां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? n-1 के डी सब शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख करके देख सकते हैं, किसी एक का लिख करके देख लो। जैसे मैं मैग्नीज का लिखता हूं, 25 है एटॉमिक नंबर, तो 1s 2s2p 3s3p 4s3d 25 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। अगर ये हमारे पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है तो 25वां इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया है? ये 25वां इलेक्ट्रॉन एंटर किया है डी सब शेल में। अच्छा, ये डी सब शेल भी कौन सा है? ये डी सब शेल है आखिरी वाले शेल के, टोटल शेल इसमें 4 हैं, उससे पहले वाले यानी n-1। n की वैल्यू कितनी है यहाँ? 4। n का मतलब क्या है? टोटल शेल की संख्या 4 है। न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, टोटल 4 शेल हैं। लेकिन 25वां इलेक्ट्रॉन कहां आया है? तीसरे शेल में आया है, n-1 में आया है, यहां पर एंटर किया है। तो हमें इसे को क्या बोलना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा कि कैसे हम डिफाइन करें डी ब्लॉक एलिमेंट को। वो सब एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 के डी सब शेल में एंटर करता है, उसको हम बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक इसी तरह हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, वो सब एलिमेंट। अच्छा, ये तो हमने बोल दिए कि ये पीरियड हैं इसके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का पीरियड नंबर 4 हो गया, ये पीरियड नंबर 5 हो गया, ये पीरियड नंबर 6 हो गया, ये पीरियड नंबर 7 हो गया। आप जानते हो कि ये शेल के नंबर के बराबर होता है। स्कैंडियम में टोटल 4 शेल आए तो पीरियड नंबर इसका 4 होगा। टोटल शेल 5 आए तो पीरियड नंबर 5 होगा। टोटल शेल 6 आए, पीरियड नंबर 6 होगा। टोटल शेल 7 आए, पीरियड नंबर 7 होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 8 आ जाएगा, 7 में से ही तो निकाल के रखे हुए हैं, तो इसका भी टोटल पीरियड नंबर 7 का ही हिस्सा है, ये पीरियड नंबर 6 का ही हिस्सा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो n-2 के एफ सब शेल में बढ़ रहे हैं। वो सब एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 to 14 होता है, वो सब लैंथेनॉइड बोले जाते हैं एंड एक्टेनॉइड बोले जाते हैं। अगर n-2 की वैल्यू आ रही है टोटल यहां 4 यानी n6 है तो n-2 4 आ जाएगा, तो ये लैंथेनॉइड बोले जाते हैं। टोटल पीरियड्स इसमें शेल्स 6 हैं तो पीरियड नंबर 6 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन मुझे कहां फिल करने पड़ेंगे? 4th में, क्योंकि मैं लिख रहा हूं यहां n-2, n की वैल्यू है 6, तो 6 - 2 1 to 14 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होता है
वो लेंथेनॉइड सीरीज के मेंबर हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की एक सीरीज है। और इसके बाद अगर n-2 की वैल्यू आती है 5f, 5f का मतलब n की वैल्यू यहां पर आ गई टोटल 7, यानी 7th पीरियड से निकालकर 14 एलिमेंट अगर मैंने रख दिए, ये 14 एलिमेंट बोले जाएंगे एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्टेनियम से ये शुरू होते हैं। ये एक वे है इनको एक्सप्लेन करने का, यानी इनको डिफाइन करने का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनॉइड क्या होते हैं, लेंथेनॉइड वो होते हैं जिसमें 6 पीरियड से हम इलेक्ट्रॉन जब फिल होना शुरू होते हैं एफ सब शेल में, यानी n-2 यानी 4f सब शेल में, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 14 होता है, उन सबको हम बोलते हैं कि ये लेंथेनॉइड्स हैं। और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज हैं। अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में ये दो सीरीज हैं। इस सीरीज को बोला जाता है 4f सीरीज, और इस सीरीज को बोला जाता है जो नीचे एक्टेनॉइड वाली सीरीज है 5f सीरीज। 5f 1 to 14, ये प्रिंसिपली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे चलते चले जाएंगे 14 तक, लेकिन कुछ बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ भी करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतने स्मूथ नहीं होते जितने शुरू के एलिमेंट्स के होते हैं। शुरू में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें लिखना चाहिए वही आता है, यहाँ कुछ स्टेबिलिटीज की वजह से, बड़े एलिमेंट होने की वजह से गड़बड़ आ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार वैसे नहीं होते जैसा हम अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये 4f एंड 5f सीरीज बोली जाती हैं। ऐसे ही जैसे इनको f ब्लॉक एलिमेंट, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। इन पूरों को सबको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। 1 2 3 4 पीरियड मिला करके ये सिर्फ 2 पीरियड के मेंबर हैं और बाहर अलग निकाल करके रखे गए। इनका कोई ग्रुप नहीं होता है, ये ग्रुप नहीं है इनका कोई भी। इनका तो ग्रुप है, जैसे टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 होता है, क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 होता है। इनका कोई ग्रुप नहीं होता, इसलिए हम इसे सीरीज नाम दे रहे हैं। इसको बोल रहे हैं 4f सीरीज, 5f सीरीज, f ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टेनॉइड सीरीज। सीरीजेस यहां भी होती हैं, लेकिन यहां इनके पीरियड नंबर भी हैं। पीरियड नंबर 4 है, पीरियड नंबर 5 है, पीरियड नंबर 6 है, पीरियड नंबर 7 है। ये जो मैंने लिखे हैं ये पीरियड नंबर है। लेकिन जैसे मैं सीरीज यहां बोल रहा था, लेंथेनॉइड की सीरीज है 4f। 4f क्यों बोला? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर किया। ऐसे ही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनमें अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन में चेक करता हूं सब में, तो ये तो n की वैल्यू है 4, n-1 की वैल्यू है 3, 3d में 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तब फोर्थ पीरियड वालों को बोला जाता है 3d सीरीज। फिफ्थ पीरियड वालों को बोला जाता है 4d सीरीज। ये यट्रियम से लेकर के लास्ट तक। अब हॉफमेनियम में, टेक्टेनियम में, टंगस्टन में, इन सब में तो एफ में फिलिंग नहीं हो रही है। एफ में जब फिलिंग हो रही थी उनको तो निकाल के बाहर रख दिया हमने। यहां तो डी में फिलिंग हो रही है, यहां तो डी में फिलिंग हो रही है। इन सबको बोला जाता है 5d सीरीज। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज, ये सब एलिमेंट्स जो रखे हैं इनको बोला जाएगा 6d सीरीज। तो ये सीरीजेस जो हैं वो 3d, 4d, 5d, ये सीरीजेस ट्रांजिशन एलिमेंट की हैं।
जबकि इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज बोली जाती है वो 4f एंड 5f सीरीज बोली जाएगी। ये इनका जनरल डिस्कशन था जो मैंने किया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही किया। सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा है डी सब शेल में तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एफ सब शेल में तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा है 3D में तो वो 3D सीरीज का मेंबर है और फोर्थ पीरियड का मेंबर है, क्योंकि n-1 में एंटर कराया था हमने इलेक्ट्रॉन। n-1 में एंटर करने का मतलब ये हो गया कि अगर 3D में एंटर कर रहा है तो 3D का मतलब हुआ कि ये तो सीरीज हो गई, और n-1 की वैल्यू 3 है तो n4 होगा, दैट मीन्स पीरियड नंबर 4 होगा। तो ये लोकेट करना एलिमेंट को आना चाहिए, पहली बात तो ये। कम से कम 3D सीरीज के मेंबर को एक एक को आपको लोकेट करना प्रॉपरली आना चाहिए, तभी हम ट्रेंड्स आगे सोच सकते हैं और सारी चीजें हम तभी कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पहले मेरे से पूछ लो। डाउट अगर नहीं है तो हम सिलेबस करते हैं शुरू इसका। जो सिलेबस में आपके सबसे पहला पार्ट है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल क्या होते हैं? वो जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी किन्हीं एलिमेंट्स में, कोई एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि ये मेटल्स हैं। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स की। अगर हम जस्ट सिंपल बात करते हुए मेटल को सोचते हैं तो मेटल वो बोला जाना चाहिए जो एक्वस सॉल्यूशन में फ्री कैटायन बना सकता हो। जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में फ्री कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आयरन है तो आयरन 3 पॉजिटिव का टेस्ट हम कहीं इसका सॉल्यूशन में कर सकते हैं। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर पॉजिटिव आयन की तरह से पाया जा सकता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर 2 पॉजिटिव या कॉपर 1 पॉजिटिव पाया जा सकता है। क्रोमियम है तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का टेस्ट हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनमें एक खास बात ये भी होती है कि वो अपने एलिमेंटल स्टेट की आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं अगर सॉल्यूशन में हम उन्हें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट से आयोनाइज करें तब। हमने जैसे आयरन क्लोराइड लिया तो आयरन क्लोराइड आयरन 3 पॉजिटिव उसमें पाया जाएगा, लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो सिल्वर पॉजिटिव उसमें पाया जाएगा। नॉन मेटल में ये क्वालिटी नहीं होती। नॉन मेटल मान लो क्लोरीन तो Cl पॉजिटिव सॉल्यूशन में फ्री नहीं पाया जाता। कहीं आपने एक्वस सॉल्यूशन में Cl इंटरमीडिएट की बात एक अलग है, सॉल्यूशन में फ्री पाया जाना एक अलग बात है। जैसे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन पॉजिटिव कभी सॉल्यूशन में फ्री नहीं पाया जाता, तो ये मेटल की तरह से एक्ट नहीं करता। तो बहुत सिंपली हम किसी मेटल के बारे में ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो 100%, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 100% मेटल्स हैं। नाम ही बोल रहे हैं हम, जब ट्रांजिशन मेटल ही बोल दिया तो क्योंकि 100% मेटल है इसलिए एलिमेंट हटा करके उनके सामने हमने मेटल ही लिख दिया। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिहेव एज मेटल्स, मेटल की तरह से रहेंगे।
सारी मेटल की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की? हार्ड होते हैं मेटल्स और लस्टर शो करते हैं। ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल होने का मतलब ये हो गया कि हम इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं। जब हम इन्हें हैमर करेंगे तो ये फैलते चले जाते हैं, डक्टाइल होंगे, इनके तार बनाए जा सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि हम इन्हें खींच सकते हैं और तार इनके बनाए जा सकते हैं। कॉपर के वायर बनाए, नॉन मेटल के लिए नहीं कर सकते हम ये काम। ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी होती है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल आपने कभी पढ़ा होगा कहीं पर। इनके जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। ये यहाँ से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ये जंप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते चले जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये जितने भी एलिमेंट हैं हम इनको वायर्स बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं और वायर बना करके हम यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये वायर यूज किए जाते हैं। सर्किट वगैरह में सिल्वर भी यूज किए जाते हैं। बहुत हाई क्लास के जो सर्किट होते हैं वहां जहां अच्छे कंडक्टर चाहिए होते हैं वहां हम गोल्ड भी यूज कर रहे होते हैं। इनके बहुत बारीक वायर बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट इनके ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के डिफरेंस शुरू हो जाता है। जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन ये मेटल थोड़े हार्ड मेटल होते हैं जिनकी वजह से एस ब्लॉक के मेटल के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली कम है। सॉफ्ट मेटल होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट बनाने में बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। उसमें एक मेटेलिक बॉन्ड भी वर्क करता है, साइज भी एटम का वर्क करता है। इनके साइजेस एस ब्लॉक के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इसलिए ये हार्ड होते हैं। जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो भी डिसाइड करता है कि इनमें हार्डनेस कितनी है। जो हमारे पास मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल, वो हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड होते हैं, क्यूबिकली क्लोज पैक्ड होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम इनका होता है। एलिमेंट हैं, एलिमेंट हम सॉलिड स्टेट में जब रखते हैं तो क्रिस्टल लेटिस की तरह से तो बनेंगे ही। तो वो जब क्रिस्टल लेटिस बना रहे होते हैं तो इनमें क्लोज पैकिंग जो होती है या तो HCP होती है या CCP होती है या BCC होती है, और जो इनको ये डिसाइड करती है कि ये हार्ड रहें। तो एक बात क्या डिफरेंस की पता चली? मेल्टिंग पॉइंट इनके रिलेटिवली एस ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं सॉलिड स्टेट में, जो आपने ये क्लोज पैकिंग सिस्टम पढ़े हैं, उन क्लोज पैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट या तो HCP होते हैं या CCP होते हैं या BCC होते हैं। इसके अलावा अगर हम और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटलिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है, मेटल हम कहते ही उसका, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सॉल्यूशन में फ्री कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी मेटल, जैसे सोडियम है तो सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, कॉपर है तो कॉपर पॉजिटिव बनाएगा। ये इसलिए बना पाता है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज किसी भी मेटल की कम ही होती है।
और कम आयोनाइजेशन एनर्जी शो करने वाले सॉल्यूशन में, क्योंकि फ्री कैटायन बनाने की टेंडेंसी रख सकते हैं, इसलिए हम इनको मेटल्स बोलते हैं। क्यों मेटल हैं ये ट्रांजिशन मेटल? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज, या हम एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली कम होती है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी कि मेटलिक बिहेवियर ये शो करते हैं। फर्दर अगर ये लास्ट पॉइंट को सोचा जाए, मेटलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट attributed to their low ionization enthalpy. Low ionization enthalpy किसी भी मेटलिक कैरेक्टर की को शो करने वाले की होगी। एंड द प्रेजेंस ऑफ सेवरल वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आगे चल करके हम इलेबोरेट करेंगे। ट्रांजिशन मेटल बोल ही दिया मेटल, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होंगे। दूसरी खास बात क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में वेकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में। चौथा शेल है आउटर मोस्ट शेल स्कैंडियम का, सपोज करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d शुरू हो गया। 4s की बात करते हैं, 4s सिर्फ भरा हुआ है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो ये ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे कहां पर? ट्रांजिशन एलिमेंट के आउटर शेल में। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होने से इसकी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज रिलेटेड हैं। डी ऑर्बिटल क्योंकि खाली होते हैं इसलिए ये अलॉय भी बनाते हैं, इसीलिए अच्छे मेटल्स भी होते हैं। डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये कैटलिस्ट भी अच्छे होते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी अच्छे बना पाते हैं, इसीलिए कैटलिस्ट अच्छे होते हैं। तो वेकेंट ऑर्बिटल होना इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात ये सबको? आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट ऑर्बिटल होने से, खाली ऑर्बिटल होने से मेटलिक बॉन्ड बनाने में इनको मदद मिल रही होती है। और इनकी टिपिकल मेटलिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे अगर मैं सिर्फ इसी की बात करता हूं, खाली ऑर्बिटल्स की बात करता हूं, हम कोई एक सीरीज लेकर के बात करते हैं। डी ब्लॉक है, स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम क्रोमियम से जिंक तक हम पहुंच जाते हैं लास्ट तक। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये स्कैंडियम पीरियड नंबर 4 का मेंबर है, ये 3D सीरीज का मेंबर है। पीरियड नंबर 4 3D सीरीज, ये पूरी 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रिंसिपली 4 होने चाहिए थे, 5 कर देते हैं हम क्रोमियम में, वो बात एक अलग है। मैंगनीज आ गया, D6 आ गया, D7 आ गया, D10 तक हम फिल कर सकते हैं। ये हमने भर दिए इलेक्ट्रॉन सारे इसमें। अब अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आप चेक करते हो, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या रिजल्ट निकलता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या शुरू में बढ़ती चली जा रही है। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती, ये एन शेल नहीं लिख रहा हूं मैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती बढ़ रही है। 1 है, यहाँ अनपेड 2 है, यहाँ अनपेड 3 है, अनपेड 4 है, अनपेड 5 है, यहां तक बढ़ गई। जब 5 हो गए
छठा इलेक्ट्रॉन भरा मैंने, फिर 1 2 3 4 5, 5 अनपेड हो गए। छठा इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो ये तो पेड अप हो जाएगा, अनपेड कम रह जाएंगे, यहां कम हो गए 4 3 2 1 0। जिंक तक पहुंचते पहुंचते अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते चले जाते। जो मेटेलिक बॉन्ड है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन की गिनती पर भी डिपेंड करता है, और चीजों के अलावा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं 3D सीरीज में, या यही ट्रेंड 4D सीरीज का आएगा, यही ट्रेंड 5D सीरीज का भी आएगा, मोर और लेस। कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम छोड़ दें तो शुरू में संख्या बढ़ती चली जा रही है अनपेड इलेक्ट्रॉन की। ये एटॉमिक नंबर Z हो गया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। शुरू में ये संख्या बढ़ती चली गई, फिर बाद में ये कम हो गई। मेटेलिक बॉन्ड किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग 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 होता चला जा रहा है। स्कैंडियम में मेटेलिक बॉन्ड वीक, टाइटेनियम में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्रोमियम में और स्ट्रॉन्ग, मैंगनीज में, आयरन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट 26 27 में, तो कम होने शुरू हो गए। 27 में, 28 में, 29 में 3 2 1 इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर ये वीक पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मेटेलिक बॉन्ड जो बीच में एलिमेंट होते हैं, जैसे मैग्नीज है, जैसे आयरन है, इसमें तो बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम है, क्रोमियम में बहुत अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज में, आयरन में, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इन एलिमेंट्स में। ये बात ध्यान देने की है। मैं क्या बात आपको बताना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मैग्नीज तक 5 हो जाएगी, और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के बाद फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसी बात को दूसरे वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम एक सिंपल ट्रेंड लिख सकते हैं ना यहां, मेटेलिक बिहेवियर, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ proportional to number of unpaired electron। अनपेड इलेक्ट्रॉन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ट्रेंड आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, मेटेलिक बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है, तो बॉन्ड अगर स्ट्रांग होता चला जा रहा है तो ये हार्ड भी होते चले जाएंगे ना। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये सॉफ्ट होगा, थोड़ा हार्ड और हार्ड, ये बीच के एलिमेंट काफी हार्ड हो जाएंगे, फिर बाद वाले ये फिर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिंक तक पहुंचते पहुंचते फिर सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट की बात है तो मेल्टिंग पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर शुरू के मेंबर के मेल्टिंग पॉइंट तो कम होंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, ऐसे ऐसे इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मिडिल तक पहुंचते पहुंचते मेल्टिंग पॉइंट अपने पीक पर हो जाएंगे। जैसे हम यहां तक पहुंच गए, मेल्टिंग पॉइंट हमने लिखा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते होते यहां पर आ गया, फिर ये लास्ट में आ गया।
मेल्टिंग पॉइंट जो मिडिल पोर्शन में होते हैं मैक्सिमम रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आयरन का ये जैसे, और क्रोमियम का, मैग्नीज के, इनके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम आएंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद के जो मेंबर हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं। जो बिल्कुल लास्ट के मेंबर्स हैं जैसे जिंक है, उसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, D0, D10 सिस्टम है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिंक में 0 है। और जिंक के नीचे का भी मेंबर है जैसे जिंक है, कैडमियम है, और आपका मरकरी है। तो ये मेटल तो सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि इसमें D0 सिस्टम है। इस तरह से हम इन्हें बोल रहे होते हैं। होल्ड करना 1 मिनट। तो क्लियर हो गई ये बात सबको? इतनी समझ लग गई है? मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इस ट्रेंड पर चलता है। ये जो मैंने आपको बात बताई है इसे आप प्रॉपरली अच्छी तरह से देख सकते हो और सोच सकते हो। यही वो सारी बात है जो मैंने डिस्कस की है अभी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ते चले जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाता है। इसकी वजह से मेटल हार्ड होते चले जाते हैं, मिडल पोर्शन में आकर के मेटल हार्ड होते हैं, लास्ट वाले पोर्शन में आके मेटल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था जैसे मरकरी होता है, जिंक होता है और कैडमियम होता है, ये एलिमेंट बिल्कुल D0 सिस्टम होने की वजह से बहुत सॉफ्ट होते हैं। और मरकरी तो आप जानते हो कि लिक्विड ही होता है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहीं से बीच बीच में से जो बातें मैं सारी डिस्कस कर रहा हूं उनमें बीच बीच में से कहीं रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें कि जिंक मरकरी बहुत सॉफ्ट क्यों होते हैं मेटल्स? जो मेल्टिंग पॉइंट है पहले बढ़ते हैं फिर बाद में कम हो जाते हैं, एक्सप्लेन करो, रीजन दो इस बात का। तो ये यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे आप इस बात को समझ करके सॉल्व कर सकते हो। तो जस्ट देख लो आप एक बार इसे, जितना सारा मैंने ये बताया है इसको समझ लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जस्ट इसे तेजी से रीड कर लो। ये जस्ट जो इनके क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर हैं उनका एक ट्रेंड है। जस्ट सोचने के लिए, कोई रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है इनको कि किसका क्या है। जैसे स्कैंडियम का HCP होता है, टाइटेनियम का, वनेडियम का BCC होगा, मैग्नीज का HCP होगा। तो इसमें कोई इनफैक्ट आपको ऐसा नहीं है कि ये किसी का एक्सपेक्टेड है कि याद हो। जस्ट ट्रेंड हाँ जरूर आप देख सकते हो कि किस ग्रुप का ट्रेंड क्या है। जैसे इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये टेबल दिखा दी है, कोई बहुत ज्यादा बात ये इस तरीके की नहीं है कि आप इसे रटो बैठ करके। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो किसी एटम को आइसोलेटेड स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में रिक्वायर्ड होती है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। एक एटम है मेरे पास, ये आइसोलेटेड स्टेट में है। आइसोलेटेड स्टेट होने का मतलब है कि ये अगर आयरन का एटम है तो ये बंधा हुआ ना हो किसी से। आइसोलेटेड का मतलब किसी कंपाउंड में ना हो। दूसरा, ये गैसियस स्टेट में हो, इसके आसपास कोई एटम ना हो, एटम अगर हो भी तो बहुत दूर हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। फ्री स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, इसका 1 मोल होना चाहिए। और क्योंकि गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर मैटर करता है, प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अब ऐसी स्टेट में अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाता हूं तो आयरन पॉजिटिव बनेगा। कुछ एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी, डेल्टा H1 मैं उसे बोलूंगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए 4 बातें जरूरी हैं: आइसोलेटेड, गैसियस, 1 मोल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब जाकर के हम इसको बोलेंगे कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो एनर्जी जो किसी एलिमेंट के आइसोलेटेड फॉर्म से गैसियस फॉर्म से 1 मोल लेकर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी आपको पता है कि हम उन एनर्जीज को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो एक कांस्टेंट प्रेशर पर यूज करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। तो कई बार जैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखा जाता है, तो एनर्जी लिखा जाना बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है, इसलिए इसको एंथैल्पी लिखा जाता है, अदरवाइज है एनर्जी ही ये। लेकिन कौन सी एनर्जी है जो कांस्टेंट प्रेशर पर रिक्वायर्ड होती है। तो ये साइज पे मेनली डिपेंड करती है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमारे, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज छोटे होते हैं काफी। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं काफी बड़े होते हैं साइज में। ये इन बिटवीन है, बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत बड़े भी नहीं है। भाई लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज कम होता चला जाता है। सबसे बड़ा साइज पहले ग्रुप का, उससे छोटा दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का उससे छोटा, चौथे ग्रुप का उससे छोटा। तो ये इनके साइजेस इन बिटवीन होते हैं कहीं ना कहीं। बहुत रेगुलर ट्रेंड भी नहीं होते साइजेस के, लेकिन फिर भी अगर ग्रॉसली देखा जाए तो साइजेस इनके इन बिटवीन होते हैं। और अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पर। साइज अगर एलिमेंट का बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन जिसे आप हटाना चाह रहे हो, आसानी से हट जाएगा, कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी काफी कम होंगी एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में काफी ज्यादा होंगी क्योंकि बड़ा छोटा सा एलिमेंट है ये। तो न्यूक्लियस के बड़ा नजदीक आ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, दूसरी तरफ साइज छोटा हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को हटाना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट है तो क्या रिजल्ट निकला, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि डी ब्लॉक के जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं इन बिटवीन होती है, ना तो इतनी कम होती जितनी एस ब्लॉक की, ना उतनी ज्यादा होती जितनी पी ब्लॉक की। जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो अब अगर हम इसको साइज के बेस पर एक्सप्लेन करें तो साइज के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन साइज क्योंकि कई बार बहुत स्मूथ नहीं होते, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी अपनी, अगर हम सिर्फ डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स भी इसमें आते हैं।
क्या रीजन लिखना चाहिए आपको? क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन करो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट की एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में रहती है। तो ये साइज के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इनके साइज एस ब्लॉक से तो छोटे होते हैं लेकिन पी ब्लॉक के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इन बिटवीन आती है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो 3D सीरीज में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। जैसे अगर 3D सीरीज की बात की जाती है, पहला मेंबर स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो एक जनरल ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूं। जनरल ट्रेंड क्या रहेगा? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जानी चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड हमेशा बहुत स्मूथ नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक साइजेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो ये ट्रेंड भी कुछ गड़बड़ करता है। बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कोई ग्रुप बीच में गड़बड़ भी कर जाता है। बहुत रेगुलर इसमें इंक्रीमेंट नहीं होता। ये इंक्रीमेंट कुछ इरेगुलर हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की कम थी, टाइटेनियम की ज्यादा, वेनेडियम की लगभग बराबर आ जाती है, क्रोमियम की लगभग वेनेडियम के आसपास ही आ जाती है, मैग्नीज की बढ़ जाती है, फिर आयरन की फिर बढ़ जाती है, कोबाल्ट की फिर। तो ये ओवरऑल तो ट्रेंड ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ इस तरीके के ट्रेंड आ जाते हैं, कुछ की कम आ जाती है। ये ट्रेंड ग्राफ हमेशा बिल्कुल परफेक्ट लीनियर नहीं होता ये। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ ना होके एक रैंडम सा ग्राफ होता है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीमेंट ही रहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साइजेस भी बहुत स्मूथ इनके नहीं होते। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। किसी एक ट्रांजिशन सीरीज की बात अगर हम करते हैं, जैसे 3D सीरीज, मेन आपके सिलेबस का पोर्शन जो है, पार्ट जो है, वो 3D सीरीज है। इसके सब एलिमेंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको पता भी होने चाहिए, एलिमेंट के नाम भी याद होने चाहिए 3D सीरीज के। तो ऑल्दो दिस इंक्रीज इज नॉट वेरी रेगुलर, ये रेगुलर इंक्रीज नहीं होता। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए वो चार कंडीशन अपनी जगह जो कि तो है, गैसियस, आइसोलेटेड, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एंड 1 मोल लेकर के, ये अपनी जगह सारी बातें जो कि तो है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन जी, सेकंड के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं एक जनरल ट्रेंड देखता हूं, ये सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ हमें ऐसा नहीं है कि इसको टेबल को याद करने की कोई जरूरत है, जस्ट हम ये ट्रेंड सोच सकते हैं। इस ट्रेंड की बात अगर हम करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है जैसे, तो स्कैंडियम की 631, तो ये कुछ बढ़ गई, ये थोड़ी सी कम हो गई, नेग्लिजिबली, लगभग बराबर बराबर हो गई। ये फिर थोड़ी सी बढ़ गई, 50 से 53, 653। आयनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में ले रहे हैं, पर मोल, एक मोल अभी बता ही रहा था मैं, एक मोल लेकर के ही करेंगे। फिर ये काफी बढ़ गई, मैग्नीज की एकदम से जंप कर, फिर ये बढ़ गई आयरन की, फिर ये लगभग बराबर बराबर, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर ये डिक्रीज कर गई,
फिर इंक्रीज कर गई, फिर इंक्रीज कर गई। तो ये ट्रेंड बहुत स्मूथ ट्रेंड नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सोच सकते हो। ये जो मैंने ऑर्डर बताया सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए, डेटा याद करने के लिए नहीं बताया। ये सेकंड की, थर्ड की, फिर तो सेकंड की तो क्योंकि एक कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। ये मेरे पास एक एलिमेंट है, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, माइनस करने पर ये कैटायन बन जाएगा, कैटायन का साइज तो छोटा हो जाता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन हटाना और डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है तो ये वैल्यू और ज्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में, ये वैल्यू। तीसरी के लिए फिर और छोटा साइज हो गया, 2 पॉजिटिव आ गया तो साइज और छोटा हो गया एलिमेंट का, तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना और डिफिकल्ट होगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो एक जनरल पीरियोडिक टेबल की बात है, इसमें तो डी ब्लॉक का कुछ लेना देना नहीं है। ये ट्रेंड हम सोच सकते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात ये की जा सकती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये जो ट्रेंड है, अब बड़ी एक सिंपल सी बात देखो, एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1, ये न्यूक्लियस, मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। न्यूक्लियस पॉजिटिव, स्कैंडियम से शुरुआत होगी, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, 21वां एलिमेंट, 21 एटॉमिक नंबर हो गया। पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, यहां से इलेक्ट्रॉन हटना है। अब ये स्कैंडियम अगर मैं लिखता हूं तो भरा मैंने इलेक्ट्रॉन यहां था 3D में, ध्यान रहे 3D 1 है, n-1 D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले sp भी भरे हुए हैं, वो एक अलग बात है। भाई कितना हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, 288 हो गया ना। N2 ये हो गया कैल्शियम का, Ca का। जब मैं कैल्शियम के बाद स्कैंडियम लिखूंगा तो मैं n-1 में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, यहां फिलिंग होगी, 9 हुए यहां, 3s 3p 3d, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 3p में 6 भर दिए, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब पूरे सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक यहीं भरे जाएंगे, ये तो फिक्स रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से हटना है, यहां पर भरते चले जा रहे हैं। 3D में 1, 3D में 2, 3D 3, 3D 4, 3D 5, 3D 6, यानी n-1 में इनर में भरते चले जा रहा है। एक पॉजिटिव भरा यहां, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया n-1 में, उसकी बात हो रही है। ये जो मैंने समझाई आपको बात, ये बात है एडिड इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1, जबकि पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। पी ब्लॉक में जो एडिड इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आखिरी शेल में भरता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और वही आखिरी शेल है। अब ये शील्ड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जब हम यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक शील्डिंग आपने पढ़ रखा होगा, जानते होंगे, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, बाकी सबसे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन में एंड न्यूक्लियस में एक अट्रैक्शन होता है, सब में होता है, इनमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन हम रेडियस को डिसाइड करने के लिए सबसे बाहर का शेल कंसीडर कर रहे हैं। इस पॉजिटिव को इस इलेक्ट्रॉन के साथ हमने अट्रैक्ट करा रखा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वर्क कर रही है। जो इनर शेल हैं हमारे, ये इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से कुछ रिपल्शन भी शो करेंगे, ये बोला जाएगा रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर भागने की कोशिश करेगा।
इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली अट्रैक्शन जो होता है वो ओवरकम करता है, ज्यादा होता है इस रिपल्शन की कंपैरिजन में, तभी ये बंधा भी रहता है। अदरवाइज अगर ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये तो निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो रह ही नहीं पाएगा यहाँ। तो इसे नेट इफेक्ट की वजह से ये एक रेडियस इसका तय होता है कि रेडियस कितना है। इसको हम, ये जो एक स्क्रीन बन जाती है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस में, इनके बीच में जो एक स्क्रीन बन जाती है, इसको बोलते हैं हम कि ये जो इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर पड़ा स्क्रीन का, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, या शील्डिंग इफेक्ट भी हम कह सकते हैं। इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड आ गई इन शेल्स की, पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया, इन सब की शील्ड बन गई। तो अब ये शील्ड वेरिएबल है। स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन की शील्ड है, बाकी सबकी भी है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन 8 तो फिक्स हो गए। डी में एक है, स्कैंडियम के बाद आगे बढ़े, डी में 2, डी में 3, डी में 4, तो ये शील्ड चेंज होती चली जा रही है, ये इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इफेक्ट ऑफ increased nuclear charge is opposed by the screening effect। जो पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट हुआ है नया, स्कैंडियम में 21 प्रोटॉन्स हैं, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, 22 प्रोटॉन हो गए, 23 प्रोटॉन हो गए। रेडियस यहां पर आउटर शेल को ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन पॉजिटिव बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो n-1 में बढ़ रहे हैं, n में नहीं बढ़ रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? तो जो इंक्रीज्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ेगी, रेगुलर उतना नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हमने बढ़ाया, ये शील्डिंग भी साथ के साथ इसकी बढ़ गई। शील्डिंग बढ़ते जाने से क्या होगा, अब इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना पी ब्लॉक में एंड एस ब्लॉक एलिमेंट में बढ़ता जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में तो बड़ा सिंपल ट्रेंड रहता है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमने कार्बन में प्रोटॉन लिए थे 6, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, अब 7 हो गए, अट्रैक्शन बढ़ गया आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीजन में और बढ़ गया अट्रैक्शन, तो छोटे होते चले जाते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी एकदम बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना है n-1 के डी सब शेल में, n-1 के डी सब शेल में भरने से स्क्रीनिंग रिलेटिवली अपोज करेगी इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ये जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव के बीच का अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देना चाहता, जिसकी वजह से मुझे इसे एनर्जी दे करके हटाना पड़ता है। उस एनर्जी को ही हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन एक शील्ड आ रही है बीच में, ये शील्ड इसे मदद करती है इलेक्ट्रॉन को हटाने में। अब दो अपोजिट चीजें चल रही हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ शील्ड भी बढ़ती जा रही है। वो बात एक अलग है कि ये शील्ड बड़ी पुअर होती है, डी सब शेल जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, लेकिन फिर भी हो ही रहा है इफेक्ट। तो जिसकी वजह से ये ट्रेंड बड़ा एक पुअर रहता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने पर ये जो इंक्रीमेंट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, ये स्लो इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि स्क्रीनिंग यहां बढ़ने से ये अब अट्रैक्शन कुछ पुअर होता चला गया, और इरेगुलर भी ये इसीलिए होते हैं। तो ये डिस्कशन फर्दर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर
हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि पी ब्लॉक में तो एक रेगुलर ट्रेंड है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती चली जाती है। उसमें जो एबनॉर्मेलिटी आती है उसका कारण अलग होता है। P3 सिस्टम जस्ट हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड सब शेल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो एक अलग कारण होता है। यहां पर हमें रीजन क्या देना होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का रीजन हमें देना होगा। ये एक बात तो ये हो गई। ये एक बड़ी फर्दर इंपॉर्टेंट बात है, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of element of third transition series are higher than those of element of first and second transition series। ये तो कैसी बात हम कर रहे हैं, अप टू डाउन मूव करने पर, यानी ये 3D सीरीज की बात हो गई, ये 4D सीरीज की बात हो गई, ये 5D सीरीज की बात हो गई। ये अगर इन दो सीरीजेस की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में 3D सीरीज के पॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी चाहिए डेल्टा एच या डेल्टा ई जो भी है 1। अब 4D के लिए 5D के लिए साइज तो बढ़ रहा है, यहाँ तो साइज काफी बढ़ जाता है, 4D में पूरा शेल बढ़ गया। 5D में भी साइज का थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करते हैं, अब नॉर्मेलिटी आती है, बढ़ना चाहिए। बहरहाल ये आप बोल दो कि ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो इन दोनों के साइजेस बड़े होते हैं, 3D का साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का निकालना साइज पर डिपेंड करता है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के नजदीक है ये इलेक्ट्रॉन, हटाना डिफिकल्ट तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ये न्यूक्लियस से दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको हटाना कंपैरेटिवली आसान क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर हो गया। अगर इसको हटाना आसान हो जाएगा तो कम एनर्जी चाहिएगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है थर्ड सीरीज की ज्यादा होती है और 4D सीरीज की 5D सीरीज की कंपैरेटिवली कम होती है। क्या कारण दोगे, क्योंकि साइज 4D के ज्यादा होते हैं 3D के कंपैरिजन में, और साइज का एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेल्टा ई का एंड साइज का रिलेशन इनवर्स है। साइज ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज कम होते चले जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। अप टू डाउन मूव करने पर शेल ही बढ़ गया, साइज इंक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी अप टू डाउन मूव करने पर कम करती चली जाएगी। तो यही बात यहां पर लिखी है, जो थर्ड सीरीज है 3D सीरीज है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बाकियों के कंपैरिजन में। एक ट्रेंड ये हो गया, अच्छी तरह से इसको करना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड होती हैं। बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में ये प्रॉपर्टीज काफी मैटर करती हैं। बहुत सारे सब्सटेंस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं और कुछ एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो दो वर्ड ये होते हैं, एक तो पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली रिपेल करते हैं अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम इनको रखें, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अगर रखे जाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये अट्रैक्शन शो करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं।
और जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। 3D सीरीज की बात अगर हम करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लो, स्कैंडियम से शुरू करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन एंड नहीं मैग्नीज आएगा पहले, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी लेकिन 5 हो जाती है, एन की वैल्यू यहां भी 5 है, एन की वैल्यू यहां 6 नहीं है। डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अनपेड तो 4 ही रह गए, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता चला जाएगा, यहां से और यहां तक बढ़ेगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम निकालते हैं एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में 3D सीरीज का, तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, फिर ये कम हो जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा लास्ट तक आते आते। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुरू में बढ़ेंगे, फिर कम होते चले जाएंगे। ये एक सिंपल सा ट्रेंड हम मैग्नेटिक मोमेंट का चेक कर सकते हैं। बात आयन की नहीं हो रही है, एलिमेंट की हो रही है। आयन की भी निकाल सकते हो आप मैग्नेटिक मोमेंट आयन का, एंड जो एलिमेंट हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। जैसे जिंक 2 पॉजिटिव का एंड जिंक एटम का दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो ये सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n-1d orbital, most of transition metal ions and their compounds are paramagnetic. दो बातें हैं यहां, ट्रांजिशन मेटल बोला है और उनके आयंस भी, कंपाउंड्स भी उनके, इनके आयंस भी। तो कंपाउंड भी पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, मेटल खुद पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, उनके आयंस भी। भाई ये दो अलग अलग बातें हैं ना, कि आयरन पैरामैग्नेटिक है, आयरन 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है, आयरन 3 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है। सबके मैग्नेटिक बिहेवियर में अंतर भी आ सकता है। अगर आयरन 1 पॉजिटिव बनता है, कहीं बनता है, बहुत सारे कंपाउंड में आयरन 1 पॉजिटिव भी बनता है, तो इनके मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग आते चले जाएंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर इनके अलग अलग आ सकते हैं, बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 5 हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 4 रह जाएगी, फर्दर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करना और उनको ऑर्डर में लिखना, ये आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल करके ही चेक कर सकते हो। Those transition element which have paid electron are diamagnetic, और ये वीकली रिपेल किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में,
मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करते हैं, यहां हमने ये मटेरियल रखा, तो ये रिपेल करेगा, दूर भगाएगा इसको। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, तो इनकी टेंडेंसी पैरामैग्नेटिज्म शो करने की कुछ अलग टाइप की होती है। और इन सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं, जो बहुत स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट की तरह से जो होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा आपने कहीं पर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो बहुत स्ट्रांग पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इनके अलॉयज वगैरह भी बनाए जाते हैं, जैसे अल्निको बनाया गया, एल्यूमिनियम का एंड निकल का। Al से एल्यूमिनियम हो गया, Ni से निकल हो गया, CO से कोबाल्ट हो गया। ये एक अलॉय, तीनों को मिला करके हम परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्निको में बाकी सारा जो पार्ट बनता है, बचता है, वो आयरन का बचता है, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड एल्यूमिनियम, ये तीन चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो जो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इस तरह से वो यूज की जा सकती है। जो मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया जाता है, बताया जाता है, वो बोहर मैग्नेटॉन में बताया जाता है। एक इसका फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, √NN+2। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम चेक करना चाहते हैं, और अगर हम इसको बोहर मैग्नेटॉन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो बोहर मैग्नेटॉन को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या वो फॉर्मूला होता है? जस्ट E प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्रॉस कर देते हैं तो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है। टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट C। ये तरीका है जिससे हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन में चेक कर सकते हैं, जहां पर E क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये वेरी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। H क्या है? रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है, H/4 को हम क्या लिख देते हैं? H बार लिख देते हैं, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जो नेट वैल्यू निकलती है, ओवर 2mc। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाती है। लेकिन एक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं हम, तो कैंसल आउट हो जाते हैं। जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनके लिए कैंसल आउट करते चले जाते हैं। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू तो तब है जब हम नेट हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग निकाल कर फिर उसका अलजेब्रिक सम हम करते हैं, वेक्टर समेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें न्यू इफेक्टिव निकालना है, तो हम सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देते हैं। और एक फॉर्मूला जो ये √N+2, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हम एक रिलेटिव या इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं।
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रिलेशन वेट के चेंज के साथ भी होता है। वेट के चेंज के साथ होने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक बैलेंस लेता हूं, उस बैलेंस में सपोज करते हैं मैंने एक मटेरियल रखा जो कि ये एक फिजिकल बैलेंस लिया, यहां पर हमने कोई चीज हैंग कर दी, वेट वगैरह, और यहां पर हमने वो मटेरियल रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे, वो मटेरियल वेट कर लिया हमने, इसका सिंपल वेट आ गया, कुछ सपोज करते हैं 10 ग्राम आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट 10 ग्राम था, ये हमने बैलेंस करके वेट कर लिया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो हमें यहां और वेट रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने पर इसका वेट अब कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। जब वेट इसका बढ़ जाएगा तो कितना वेट बढ़ेगा, वो बढ़ा हुआ वेट इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ये अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो यहां पर वेट हमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा रखते चले जाना होगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के वेट से भी रिलेटेड होता है। और वेट नॉर्मल कंडीशन का वेट नहीं, वो वेट जो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रख रहे होते हैं। और इसी से फिर कैलकुलेशन हम करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन हम इससे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की भी कर सकते हैं, रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर हमें एक ट्रेंड पता चल गया कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वेट बढ़ता चला जा रहा है, तो हम सोच सकते हैं जिसके वेट में ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके वेट में जो इंक्रीमेंट है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कम आ रहा है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम सिर्फ वेट वेट देख करके ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का एक कंपैरेटिव अंदाजा लगा सकते हैं, और फॉर्मुलेट भी किया जा सकता है, किया जाता है, बल्कि इसके वेट को हम जो इंक्रीमेंट आता है डेल्टा जी, जो मास में परिवर्तन इसके आता है, उससे हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं बिना एलिमेंट का नाम जाने कि वो कौन सा एलिमेंट है। उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मास के चेंज के साथ कोई एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को चेक कर लेते हैं। एक बात ये हो गई। इसके अलावा एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये मैंने आपको बताई और इसके ट्रेंड्स बताने की कोशिश की आपको। इसके बाद हम आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पर। क्या समझते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से? चलो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, आप में से कोई बताओ। लेकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं? जब भी कभी हम सॉलिड कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनाने के दौरान सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉइड्स कुछ बचे रह जाते हैं। उन बचे हुए वॉइड्स में अगर हम बाहर से ला करके छोटे एटम्स को फिक्स कर देते हैं, छोटे एटम्स को ट्रैप कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इन स्पेसेस में। कौन से स्पेस में? जो एटम्स
के बीच में स्पेस बचा हुआ है, खाली जगह, जिनका एक स्पेशल नाम है, जिनको इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड बोला जाता है। स्पेस बोलने की जगह इसे बोलना पड़ेगा इंटरस्टिशियल वॉइड। एक तो ये बात है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक ये है। लेकिन अगर मैं एटम ही हटा देता हूं, उस एटम की जगह दूसरा एक एटम लेकर के आता हूं, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जगह फिर ये एलॉय बोले जाएंगे। ये तो हमने बना दिया सॉलिड, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया, कॉपर को जिंक के साथ डिसॉल्व कर दिया। जैसे एक मेटल लिया मैंने कोई, अब हमने इस मेटल के एटम को हटाकर दूसरा मेटल लगभग इसी के साइज का यहां पर रिप्लेस कर दिया। तो ये इंटरस्टिशियल साइट यूज नहीं की, ये वाला वॉइड यूज नहीं किया, तो ये बात एक अलग है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कोई एक स्टिक्योमेट्री फॉलो नहीं होगी। भाई जैसे मैं लिखता हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट तो एक ही कैल्शियम रहेगा, एक ही कार्बन रहेगा, तीन ही ऑक्सीजन रहेंगे। ये जो कंपाउंड बना, सपोज करते हैं यहां पर एक मेटल था और एक कार्बन ले आए आप मेटल के साथ C, तो ये कार्बन कितना होगा, वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है नंबर। मॉलिक्यूल का जो एक बनने का पैटर्न है वो एक फिक्स रेशो के साथ बनता है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, टेक्निकली कैसे बोलते हैं, ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन ही होने हैं हमेशा। लेकिन जब कंपाउंड बनाया आपने इंटरस्टिशियल, पहली बात तो ये कोई ट्रू कंपाउंड नहीं बना, भाई कोई बॉन्ड थोड़ी बना मेटल के और ये जो बाहर से एलिमेंट आप लाए बीच में वर्ड में लाके फिक्स कर दिया आपने, तो उसे अब उसकी मजबूरी है, जगह ही नहीं है तो बाहर नहीं निकल सकता, तो हमें मजबूरी में बोलना पड़ेगा कि कंपाउंड है। जब ये कभी लैटिस टूट जाएगा तो उसे जगह मिल जाएगी निकलने की, वो वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये ट्रू कंपाउंड नहीं है, पहली तो बात है ये। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, और जो हम बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, मेटल्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें कंपाउंड बोल देते हैं। और कंपाउंड बोलने पर एक नई बात क्या आएगी, वो बात ये आएगी कि इनका रेशो फिक्स नहीं होगा, ये कंपाउंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक होंगे, और ये डिफेक्ट भी क्रिएट करते हैं क्रिस्टल में। आपने क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी कभी ना कभी शायद, तो उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट्स आए थे, तो वॉइड्स में ला करके हम कुछ एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं, छोटे एलिमेंट भी वो हो सकते हैं, वॉइड में ला करके एलिमेंट हमने फिक्स किए हैं, उनसे डिफेक्ट भी क्रिस्टल लेटिस में प्रोड्यूस हो सकता है। एक तरीके से ये परफेक्ट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, जो बाहर से एक एलिमेंट आ रहा है तो वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को खराब ही कर रहा है, डिफेक्ट ही है। तो ये बोला जा सकता है कि ये क्रिस्टल डिफेक्ट है। तो अगर फॉर्मुलेशन हम करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल्स। डिफेक्ट होने का मतलब बीच में छोटे एलिमेंट जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे बोरोन, जैसे हाइड्रोजन, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आके ट्रैप कर जाते हैं। ठीक हो गई बात। तो हम इन कंपाउंड को बोलते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। डिफाइन अगर करना हो ट्रांजिशन एलिमेंट के इंटरस्टिशियल कंपाउंड को, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इनको बोला जाएगा। नॉन स्टिक्योमेट्रिक होते हैं, मैंने अभी मीनिंग बताया इसका, नॉन स्टिक्योमेट्रिक।
स्टिकोमेट्रिक नहीं होते ये, क्योंकि इनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन हम नहीं रखते, वेरी करता है कंपोजिशन, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे मैं कभी H2O लिखता हूँ तो ये तो 2 हाइड्रोजन, वो लॉज पढ़ रखे हैं आपने, 2 और 1 रेशो फिक्स होना चाहिए। लेकिन ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड में यहाँ फ्रैक्शन आ सकते हैं जो 2 एलिमेंट है, यानी लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज होते हैं वो ये फॉलो नहीं करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन, वेकेंट स्पेस जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उनको ये ऑक्युपाई करता है और ट्रांजिशन कंपाउंड बनाता है। ये टिपिकल एग्जांपल हैं, जैसे टाइटेनियम, कार्बन सॉरी, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीज है, नाइट्रोजन है, आयरन के साथ हाइड्रोजन हो गया, वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन। ये देखो फ्रैक्शनल है ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक है। फ्रैक्शनल होना यहां इंडिकेट करता है कि ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक होगा। इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक बिल्कुल अलग होती हैं। जो नॉर्मल हमारा प्योर मेटल है उससे प्रॉपर्टी ये अलग शो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टी अलग शो करेगा वो हम चेक कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो काफी हद तक मिलती जुलती होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जैसे कि कंडक्टिविटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में काफी अंतर आ जाता है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो रिलेटिवली हार्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट कंपाउंड के साथ जिनसे वो बनाए गए हैं, और कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंटली शो करते हैं। जो ओरिजिनल कंपाउंड की कंडक्टिविटी थी उससे अलग आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इनके थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं प्योर मेटल के कंपैरिजन। इनकी जो साइट्स एंड डेंसिटी बढ़ जाती है, डेफिनेटली डेंसिटी बढ़ जाएगी तो भाई वॉल्यूम तो उतना ही रहा, वर्ड में आके बीच में एटम आ गए बीच में, डेंसिटी बढ़ जाती है तो काफी हद तक केसेस में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये जो नया बॉन्ड बना है, हमने वॉइड लिए, इन वॉइड में जो एटम्स थे, इस एटम के बीच में और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना है ये यूजुअली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का मतलब यहां से ये है कि इंटरेक्शन, जो नया एटम आके वॉइड में फिक्स हुआ उसमें और इसमें इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होने चाहिए।